सुधा भारद्वाज एक नाम है, एक पहचान है। गरीबों मजदूरों की मसीहा के रूप में अत्यंत सादगीपूर्ण रहन सहन, सरल स्वभाव की सुधा जी का जन्म 1961 में अमेरिका में हुआ था। लगभग 11 वर्ष की उम्र में वे भारत आ गई थी। छत्तीसगढ़ में पिछले 30 वर्षों से वे नागरिक अधिकार, भू अधिकार के सवाल एवं मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रही थी। 18 वर्ष की उम्र में अमेरिकी नागरिकता त्याग कर भारतीय नागरिकता ली। आईआईटी कानपुर से उन्होंने 5 वर्ष पढ़ाई की और 1984 में वहाँ की मैथ्स में उनने पढ़ाई की और इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। माँ कृष्णा भारद्वाज एवं पिता रंगनाथ भारद्वाज, जो कि अमेरिका में अपने डॉक्टरेट की डिग्री के लिए गए हुए उसकी पढ़ाई कर रहे थे, उनकी वो इकलौती संतान हैं। अपनी पढ़ाई के दौरान ही वे यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में मजदूरों की लड़ाई लड़ती रहीं। शंकर गुहा नियोगी से प्रभावित हो 1986 में वे छत्तीसगढ़ चली आई और छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मजदूरों की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने कानून की पढ़ाई की। छत्तीसगढ़ में रविशंकर विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड एक कॉलेज से उन्होंने 2000 में लॉ की डिग्री ली और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली की विजिटिंग प्रोफेसर भी वो रही। इंडियन एसोसिएशन फॉर पीपल्स लॉयर के वाइस प्रेसिडेंट हैं। यूसीएल में लगातार सक्रिय रहीं, उसकी भी वाइस प्रेसिडेंट है। माँ कृष्णा भारद्वाज जेएनयू की प्रोफेसर रहीं और आज भी प्रतिवर्ष उनकी स्मृति में एक व्याख्यान में माला वहाँ पर होती है। उनकी एक बेटी है जो कि फरीदाबाद में रह रही है। इनकी माँ ने अपना घर दिल्ली में, जो इनका घर था, वो भी उन्होंने जेएनयू को ही दे दिया था, डोनेट कर दिया था। उनकी बेटी अभी बड़े उम्र के एक ऐसे पड़ाव पे है, टीनेज है, वो अकेली रह रही और इन सब चीज़ों को देख रही है। बहादुर माँ की बहादुर बेटी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश और हाई कोर्ट में वो लगातार प्रैक्टिस करती रहीं। उनको मैंने बहुत करीब से जाना, बहुत सहज सरल स्वभाव की थी। उनसे करीब 18-20 साल पुराना परिचय है। बहुत सहजता से, सरलता से मिलती थी। आज हम सब उनके याद करते हुए, जो लोग अर्बन नक्सल के नाम से एक नया शब्द ईजाद करके बिना किसी गंभीर अपराध के उनको इस तरह से बिना जेल में रखा गया, उनकी याद में एक कार्यक्रम प्रलेस और इप्टा के संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है। मैं अपना एक संस्मरण साझा करना चाहूँगी। 18 दिसंबर 2019 की बात है। पुणे में के अरवदा जेल में ये लोग थे और इनकी पेशियां लगातार हो रही थी। पुणे प्रवास में पहले भी जाना हुआ, 2-3 बार ऐसा संयोग भी हुआ कि उनकी पेशी थी। पहुँचे भी हम कोर्ट और उनसे मिलना चाहा, पर ऐसा कुछ दुर्योग रहा कि उनको कोर्ट ही नहीं लाया गया। अक्सर ऐसा होता है कि कोर्ट ही नहीं लाया जाता, कभी स्टाफ की कमी है, कभी गाड़ी नहीं है, कभी इस तरह से कुछ भी बहाने हो जाते हैं और उनको अक्सर इन लोगों को कोर्ट में समय पर पेशी में नहीं लाया जाता। 18 दिसंबर की बात है। सुबह 11:30 बजे ही पुणे के शिवाजी नगर में स्थित कोर्ट में हम पहुंच गए थे। वहां मुंबई से आई अधिवक्ताओं सुजैन और नीलिमा दत्ता से भी मुलाकात हुई। बाद में सुजैन को मैंने देखा कि जब इनके पैरवी करते हुए, तब मुझे याद आया कि जब इनको अरेस्ट किया गया था, हाउस अरेस्ट किया गया था, तब भी सुजैन उन दिनों दिखाई दी थी। यानी काफ़ी समय से उनके साथ लगी हुई हैं। मुंबई में रहती, पर हर पेशी में वो पुणे आती हैं। साथ ही लखनऊ की अधिवक्ता जो बिलासपुर भी आती रहती हैं, शिखा पांडे से भी मुलाकात हुई, उनसे पूर्व परिचय था। लगभग 12 बजे सुधा जी व अन्य साथियों को कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना था। बड़ी बेसब्री से हम लोग कोर्ट के बाहर उनका इंतज़ार भी कर रहे थे। मन भी बहुत अजीब सी मन स्थिति थी कि कैसे वो आएंगी, कैसे उनसे सामना होगा। एक थोड़ा सा दबाव भी था कि जिस तरह से उन लोगों को इतना इस तरह से काफ़ी बड़े अपराधी मान के उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो पता नहीं उनसे सामना कैसे होगा, क्या होगा। खैर, हम इंतज़ार करते रहे। लंच का समय भी हो गया और उनको नहीं लाया गया। सुजैन और नीलिमा के साथ हम कैंटीन में गए। उन लोगों ने पूरी भाजी खाई, चाय पिया।
बहुत आग्रह के साथ मुझे भी खिलाया। और इसके बाद हम फिर से घूमते हुए लंच का टाइम बिताया और फिर हम कोर्ट में आ गए। अंततः 3:20 पर लिफ्ट से उन्हें ऊपर लाया गया। साथ में सोमा, वरवर राव, नवलखा और अन्य साथी थे। बाकी को मैं बहुत नाम से नहीं जानती। उसमें से शायद वरवर राव और नवलखा, इनमें से किसी की पत्नी और बेटी भी आई हुई थी। और कुछ लोगों ने बताया कि इन लोग हर पेशी में आते हैं। उन लोगों को जब मैंने देखा, इतनी उम्र, इतने बुजुर्ग और इस तरह से सीधे सच्चे दिखने वाले इंसान इतने गंभीर अपराध में कैसे शरीक हो सकते हैं। महिला पुलिस की चौकसी थी। वो चारी बड़ी चौकन्नी होकर चारों तरफ उनकी निगाहें फिर रही थी। अचानक सुधा जी से आंखें मिली और सुधा जी को जैसे ही देखा मैंने, सुधा जी ने मुझे देखा तो एक बड़ी खुश होकर उनका, अरे वाह सत्यभामा जी आई हैं, अरे वाह आप आई हैं। और बस ऐसा कहते हुए वो लोग कटघरे की ओर चले गए। करीब 8 लोग थे और एक ही कटघरे में बड़ा ऐसा लंबा सा कटघरा था, उसमें सब लोग खड़े हुए थे। सोमा बड़ी थकी सी लग रही थी, थोड़ा सा उदास भी लग रही थी, वो बैठ गई थी। बाकी लोग खड़े हुए थे, इनके वकील थे, वो सब आपस में बातें कर रहे थे। 2-3 लोग थे जो इनके साथ, मतलब जो ये मुलजिम थे, इनके हाथ में बड़े मोटे मोटे पुलंदे थे, काफ़ी कागज इत्यादि थे। तो ऐसा लग रहा था पूरी तैयारी से, कुछ किताबें भी रखे हुए थे, पूरी तैयारी से वो अपनी पैरवी खुद करने के उससे थे। लेकिन और उस कोर्ट रूम पूरा ठसाठस भरा हुआ था। करीब 15-20 तो वकील ही थे और बाकी दर्शक दीर्घा भी पूरी भरी हुई थी। जिस साइड में कटघरा बना था, अगर उस साइड बैठने की कोशिश की जाए तो तुरंत पुलिस वाले आ जाते थे और बोलते थे खसक के आप थोड़ा दूर होकर बैठिए। हम लोग कोर्ट की कार्यवाही देखते रहे और पूरी प्रक्रिया देखते रहे, सुनते रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि हमको डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं, जो मिलना चाहिए हमको वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले हैं। और अपने वकीलों से मशविरा करते रहे। डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलने, कुछ और पेपर्स नहीं मिलने की बात कही। थोड़ी सी जेल प्रशासन की शिकायत की। जो न्यायाधीश महोदय थे बड़े कम उम्र के व्यक्ति थे, सज्जन से तो दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा कि जो भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए गए उनकी जांच की जाए और तुरंत मुलजिमों को उपलब्ध कराया जाए। एक सरकारी वकील, एक महिला वकील थे, उसने जी सर कहा। लेकिन पता नहीं क्यों जिस अंदाज में जज ने उस बात को कही या जो भी उनके चेहरे का के भाव थे, उसको देखकर मुझे लगा कि एक विचित्र ही व्यंग और उपहास की तरह से वो के अंदाज में उनने ऐसा कहा कि भाई हाँ इनको दस्तावेज उपलब्ध करा दो। उस समय मन में काफ़ी बुरा भी लगा। लगभग 4:20 तक कोर्ट की कार्यवाही चलती रही और उसके बाद 1 जनवरी की तारीख दे दी गई। जज ने कहा कि मैं नए साल की मुबारकबाद दूंगा, आप 1 को आइए। इस तरह से उनने तारीख दी और आइएगा 1 तारीख को, नए साल की मुबारकबाद दूंगा। इस तरह से कोर्ट की कार्यवाही इनकी ख़त्म हुई और इनको ले जाने के लिए पुलिस फिर से तत्पर हो गई थी। उनके साथ साथ पैसेज में चलते हुए लिफ्ट तक आए हम लोग। इस बीच सुधा जी ने कहा जाते जाते कि छत्तीसगढ़ में तो सब ठीक है ना, लगे रहिए आप लोग। मौका पाकर उन्हें धीरे से गर्मजोशी से हाथ भी मिलाया और बहुत उदास मन से कहा लाखन बहुत याद आते हैं। लिफ्ट में हाथ हिलाते हुए उन सबको देखते हुए मन बहुत भारी व उदास हो गया था। लगातार पिछले दिनों की सुधा जी याद आ रही थी। कभी सोचा भी नहीं था कि नेहरू नगर में मॉर्निंग वॉक करते हुए अक्सर चाय की गुमटी में मिल जाने वाली सुधा जी, कभी उनके साथ बैठ के हम लोग चाय पी लेते थे। बहुत उससे वो बैठ के सुबह सुबह बातें होती थी। कभी सोचा नहीं था कि उस सुधा जी से इस तरह से भी मुलाकात होगी। दूसरे दिन अखबार देखा, अखबारों में वे सब बातें लिखी थी जो कोर्ट के अंदर हुई ही नहीं थी। जिस तरह से इन लोगों ने जो डिमांड की थी, अपनी जो बातें कही थी, उसका कोई उल्लेख नहीं था, बल्कि दूसरे ढंग की बातें वहाँ पर थी। और हम सब जानते हैं कि अभी तक उनके 5 बार उनकी बेल रिजेक्ट हो चुकी है। अभी उनको भायखला जेल में रखा गया है मुंबई में। वहाँ पर भी काफ़ी ओवर क्राउडेड है।
पढ़ने के लिए किताबें नहीं दी जाती, बेटी से मुलाकात नहीं हो पाती। किताबें जो वो चाहते हैं पढ़ने के लिए वो भी, पहले 2 किताबें अलाउ थी, अब तो शायद बिल्कुल किताबें भी अलाउ नहीं है। तो इस तरह से हैं पढ़ने लिखने वाले लोग, अंदर बहुत आती हैं, याद आती सुधा जी उनकी बातें। और मेरा तो यही कहना है कि इस तरह से जितने भी लोग वहाँ पर अंदर बंद हैं उन सबको, और उनकी उम्र को देखते हुए, उनके स्वास्थ्य को देखते हुए, अभी वरवर राव का हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से बार बार प्रेशर डालने पे उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। तो इन सबको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। इनको जमानत तो मिल ही जानी चाहिए, और उसके बाद केस हैं जिस तरह से भी चलते रहे। मेरी भी यही अपील है कि इनको जल्द से जल्द जमानत देकर जेल से रिहा कर देना चाहिए।